हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, एडिटोरियल और न्यूज़पेपर का एनालिसिस हिंदू का आज का। तो अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ है वो हम इस पर कवर करेंगे हिंदू पेपर का। और जो जो आपका न्यूज़ हमने कवर किया है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिंक में आप देख सकते हैं उसको, और डायरेक्टली उस न्यूज़ पे जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो पहला जो आपका फ्रंट पेज का न्यूज़ है वो है SC रिजेक्ट्स राजस्थान स्पीकर्स प्ली टू स्टे हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसमें जो है बेसिकली ये क्या था कि जो स्पीकर है राजस्थान असेंबली के, वो जो है हाई कोर्ट में जो स्टे है उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ये जो है कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, ये स्पीकर का जुरिडिक्शन है। और इस पे स्पीकर को पहले फैसला देने दिया जाए, उसके बाद जो है वो MLA जो है कोर्ट जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। तो ये बेसिकली मैटर था जिसके लिए स्पीकर जो है उसमें गए थे। इसमें कहा स्पीकर ने कंप्लेंट दैट SC हैज नो जुरिडिक्शन टू आस्क हिम टू डेफर द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग टिल जुलाई 24। तो ये स्पीकर का कहना था कि SC को, कोर्ट को ये और अधिकार नहीं है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन पे जो अधिकार स्पीकर का है उस पर रोक लगा सके। ये स्पीकर का अधिकार है। हाँ, स्पीकर के डिसीजन के बाद जो है MLA कोर्ट जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में एज अपील। तो इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उससे आगे चली गई और उसमें बताया कि जो डिसेंट है, वॉइस ऑफ डिसेंट, जो कुछ MLA का डिसेंट है कि वो उससे एग्री नहीं करते पार्टीज के व्यू से, तो वो जो है उसको बंद करना सही नहीं है। विद द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का उसको धमकी दे रहे हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाया। तो ये चीज जो है, क्या ये चीज डिफेक्शन के अंतर्गत आती है या नहीं आती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये डिसेंट को दबाना डिस्क्वालिफिकेशन से क्या ये सही है या नहीं है। कैन एक्सप्रेसिंग डिसेंट अमाउंट्स टू वॉलंटरली गिविंग अ पार्टी मेंबरशिप अंडर पैराग्राफ 2(1) ऑफ 10th शेड्यूल। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 10th शेड्यूल जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसमें है दिया गया, इसमें अगर ये डिसेंट कोई मेंबर पार्टी के व्यू के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या वो, उसका मतलब यही होगा कि वो उसने मेंबरशिप दे दिया है पार्टी का। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है बाद में डिसाइड होगी, उस पर देखा जाएगा कि क्या ये सही में इसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ जो है उसको सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करेगी। तो ये बेसिकली जो है सारा चीज जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके अंतर्गत है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आपका 10th शेड्यूल में रखा गया है इसको। एंटी डिफेक्शन लॉ जो बेसिकली क्या है, 10th शेड्यूल में रखा गया है इसको। ये लॉ है, ये पार्लियामेंट ने 1985 में इनेक्ट किया था। मतलब कि शुरू में स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, बाद में इसको लाया गया अमेंड करके। इसलिए लाया गया ताकि जो है जो कुछ MLA जो या MP जो हैं वो इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चल जाते थे बीच में, जिससे क्या क्या होता था कि सरकार जो है डिस्टेबलाइज हो जाती थी, सरकारें गिर जाती थी, फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता था। तो इस चीजों को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया था। इसमें जब बताया गया बेसिकली बाय विच लेजिस्लेचर्स MP MLA में बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के ग्राउंड पे इस तरह से हम MLA MP को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिफेक्शन मतलब कि वो जो है एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए इन बिटवीन, जो ये रूल्स है इसके अंतर्गत। इसमें कुछ कुछ ग्राउंड्स रखा गया कि किस ग्राउंड्स को माना जाएगा कि डिफेक्शन आपने किया है। पहला कि कोई लेजिस्लेचर यानी कि MP MLA वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, तो वो अपने पार्टी का मेंबरशिप जो है इलेक्शन होने के बाद, चुन के आने के बाद अपने पार्टी के मेंबरशिप छोड़ देता है। उस केस में भी उसको डिफेक्शन करार करके उसको जो है MLA या उसकी सदस्यता जो है MLA या MP की उसको छीनी जा सकती है। दूसरा कंडीशन क्या है, लेजिस्लेटर डिसओबेज द डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन ए वोट। तो मतलब कि अगर पार्टी को डायरेक्ट करती है, जैसे आप देखते हैं विप जारी होता है किसी वोटिंग के पहले कि भाई आपको इस पे वोट करना है या नहीं करना है। वो जो है पार्टी बताती है अपने MLA MP को कि भाई आपको इस पे हाँ वोट करना है, सपोर्टिंग में वोट करना है, अपोजिशन में वोट करना है, या फिर एब्सटेन करना है। तो ये जो विप है इसके अगेंस्ट जाके अगर कोई वोट करता है तो उस केस में भी उसको हटाया जा सकता है पार्टी से। उस केस में भी उसको जो है पार्टी की मेंबरशिप से तो हट ही सकता है, उसके साथ साथ उसको जो उसकी जो MP या MLA की सदस्यता है उसको भी छीनी जा सकती है। उसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट मेंबर, जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं
वो अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर इलेक्शन के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी जो है सदस्यता जो है लेजिस्लेचर जो है वो छीनी जा सकती है। उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स जो नॉमिनेट करके आते हैं, जो चुन के आते हैं, सॉरी जो जो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो चुनते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं 6 मंथ ऑफ देयर नॉमिनेशन, मतलब 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब भी उनकी सदस्यता चली जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये बेसिकली जो है डिफेक्शन अगर कोई करता है उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, ताकि जो है सरकार जो है स्थिर रहे और कोई जो है पार्टी जो एमएलए एमपी जो है वो बीच में पैसे के लालच में या कोई हॉर्स ट्रेडिंग उसको रोका जा सके। तो ये बेसिकली इसको आपको ध्यान में रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, इसको आप याद रखें। तो अगला हम न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अगला जो है आपका फ्रंट पेज में न्यूज़ है, वीमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। तो ये जो है बेसिकली इसका डिसीजन पहले ही फरवरी में आपका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि परमानेंट कमीशन दिया जाए आर्मी में वीमेन ऑफिसर्स को, वीमेन को। तो इस पर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी जो फॉर्मल सैंक्शन लेटर निकाल दिया है, जो ऑर्डर है, प्रोसीजर है, कैसे होगा क्या होगा, वो सारा डिटेल जो है गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो ये बेसिकली इसमें जो बताया गया है कि परमानेंट कमीशन जो है 10.5 स्ट्रीम्स मतलब जो बहुत सारे आर्मी में अलग अलग डिवीजन होता है, आपने सुना होगा, जैसे कि आर्मी एयर डिफेंस हो गया, सिग्नल्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, तो इन सभी में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। तो आपको जो इसमें समझना है बेसिकली ये आर्टिकल में कि शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है और परमानेंट कमीशन क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या आखिरकार। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है स्कीम, इसमें क्या होता है कि आपको 10 साल के लिए सर्व करने दिया जाता है, एक्सटेंड कर सकते हैं उसको आप 14 साल तक के लिए, मतलब कि +4 ईयर्स, 10+4 ईयर्स के लिए आप कमीशन होते हैं आर्मी में सर्विस में। तो अगर आपको 10 साल के बाद आपको 4 साल तक एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब 14 साल बाद आपको जो है सर्विस छोड़नी होगी, आपको हटा दिया जाएगा। ये जो है इसके साथ साथ जो है वीमेन को पहले क्या था कि सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में ही अलाउ किया जाता था, जैसे कि आर्मी एजुकेशन कॉप में आप पढ़ा सकती हैं, आपको है ना, मतलब कि सर दिया जाता था, कॉप्स ऑफ सिग्नल्स में, कॉम्बैट रोल्स में बेसिकली इनको नहीं दिया जाता था सर्विस। तो ये सारी चीज़ें के अगेंस्ट जो है वीमेन ऑफिसर्स गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इनके फेवर में जजमेंट दिया कि नहीं, आपको परमानेंट कमीशन देना चाहिए इनको, वीमेन ऑफिसर्स को भी, और कॉम्बैट रोल्स में भी आप इसको इनको रखें। तो मेल मेल जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो ऑफिसर्स आते हैं उनके पास ऑप्शन होता है 10 साल के बाद कि वो अपना जो है परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं, मतलब कि टिल रिटायरमेंट। परमानेंट कमीशन मतलब हो गया कि टिल रिटायरमेंट जो है आप आर्मी में सर्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वीमेन ऑफिसर्स को अवेलेबल नहीं था अब तक में, अब जो होगा इसको। उसकी इसका और क्या नुकसान था भाई शॉर्ट सर्विस कमीशन का, कि आपको कोई कमांड अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। कमांड अपॉइंटमेंट मतलब कि जो टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स होता है वो अपॉइंटमेंट इनको नहीं मिलता था। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट पेंशन्स भी इनको नहीं मिलता था, क्योंकि पेंशन्स के लिए आपको कम से कम 20 साल के लिए सर्व करना होगा। तो आपको 14 साल ही आप सर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पेंशन भी इनको नहीं मिलता था आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर सर्विस इनको पेंशन भी नहीं दिया जाता था। तो ये सारी कमियां थी शॉर्ट सर्विस कमीशन में, जिसको अब परमानेंट कमीशन का दिया गया है इनको, ताकि ये जो है डिफिशियंसी जो इसको हटाया जा सके। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल ये आपका एडिटोरियल है, ये बेसिकली बीजेपीज हेगेमोनिक नैरेटिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल एक तरह से आर्टिकल है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली बताया गया कैसे जो है ना कांग्रेस में जो अभी डिफेक्शन हो रहा है, जो लोग निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, उसका एक एग्जाम्पल देके यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या है पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है आपका। नेक्स्ट जो एडिटोरियल आपका है टुवार्ड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस इन हांगकांग। ये बेसिकली जो है राइटर जो है ये इंडियन चाइनीज एम्बेसडर है इंडिया में। तो इन्होंने जो अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, चाइना ने एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है लगाया है हांगकांग में, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसके बारे में इसका जो पॉजिटिव जो है इन्होंने रखा है, वो कि चाइना के रिप्रेजेंटेटिव है, तो चाइना की तरफ से क्या पॉजिटिव है उसका ये उन्होंने रखा है कि कैसे वो लेजिस्लेचर जो है इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है क्या है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम जो है इसको इम्प्लीमेंट किया सकेगा। 1 कंट्री 2 सिस्टम जो बेसिकली क्या है कि जो चाइना हांगकांग जो है, तो चाइना 1 कंट्री है, सिस्टम 2 है, एक चाइना का सिस्टम और एक हांगकांग का सिस्टम। तो इसके बारे में
इसको बचाए रखने के लिए ये जो है लेजिस्लेचर लेके आया गया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इससे ऑटोनॉमी मिलेगी हांगकांग को, और यहाँ पे जो राइट्स है वहाँ के लोगों का, बेसिक राइट्स, उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये सारा जो पॉजिटिव इन्होंने बेसिकली बताया है। आपको जो जानने का ज़रूरत है इसमें, वो ये है कि बेसिक लॉ और क्या होता है, जो चाइना हांगकांग बीच में रिलेशन क्या है। तो बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है, ये बेसिक लॉ जो है उसमें चेंज करेगा। बेसिक लॉ क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन विच डिफाइंस टाइज बिटवीन हांगकांग एंड बीजिंग। तो ये बेसिकली एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमारा संविधान है, चाइना का संविधान है, उसी तरह हांगकांग के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये चाइना का ही पार्ट है, तो इसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसे कहा जाता है बेसिक लॉ। इसमें जो है ये सिक्योरिटी लॉ चेंज करेगा। तो बेसिक लॉ बेसिकली है क्या? ये जो है हांगकांग जो है बेसिक पहले जो क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी था, जिसको कि ब्रिटेन ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया 1987 में, और बिकमिंग वन ऑफ द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो चाइना का एक अलग से रीजन हो गया जिसको चाइना कंट्रोल करता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है इकोनॉमी में और बाकी सब चीज़ में। तो ये पहले ब्रिटेन कॉलोनी था जिसको कि चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया था। इसको गवर्न करने के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको कहा जाता है बेसिक लॉ। और यही बेसिक लॉ का मतलब है वन कंट्री टू सिस्टम। मतलब कंट्री एक चाइना है, सिस्टम दो है, एक बेसिक लॉ का सिस्टम जो हांगकांग में चलता है, और दूसरा सिस्टम जो है अपना चाइना के लिए अलग जो सिस्टम है। तो ये इसी को बताया गया कि इसको हम फिर से जो इफेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी लॉ इसको हार्म नहीं करता है, ये चाइना का कहना है। बेसिक लॉ अलाउज हांगकांग टू एंजॉय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर। तो ये पूरा जो पावर देता है हांगकांग को कि वो अपना जो है अलग से एक तरह से सिस्टम जो चला सके, इंक्लूडिंग दैट ऑफ फाइनल एजुकेशन, बैरिंग मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हटा करके, जो कि चाइना देखता है एक्सटर्नल रिलेशंस, उसको हटा करके बाकी सारा मैटर्स के लिए हांगकांग इंडिपेंडेंट है इस बेसिक लॉ के अंतर्गत में। इसके अलावा क्लियर दैट ओनली हांगकांग लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वहाँ पे है एक अलग से हांगकांग का, लीगो जिसको कहा जाता है, लेग को, वो जो उसको अधिकार है कि वो लॉ कानून जो बना सके, उसको हटा सके, रिपील कर सके, मॉडिफाई कर सके। लेकिन बीजिंग के पास भी पावर है कि वो लीगो को बाईपास कर सके। एनेक्सर 3 ऑफ बेसिक लॉ, तो बेसिक लॉ में जो कुछ एनेक्सर रखा गया है जिसमें अगर चाहे चाइना तो इसके इजाज़त के बगैर, हांगकांग के काउंसिल के इजाज़त के बगैर भी कुछ मॉडिफिकेशन ला सकता है। तो बेसिकली कहना इसमें यही है कि हांगकांग जो एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट है, और वो जो है बेसिक लॉ से गवर्न होता है, लेकिन इसको भी चाइना जो है कुछ मायने में इसको चेंज कर सकता है। दूसरा भी एक एडिटोरियल आर्टिकल आपका है कैलिब्रेटेड बैलेंस। कैलिब्रेटेड बैलेंस जो बेसिकली ये इसमें बताया गया आपका, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने अभी कुछ है न पहले नन अलाइनमेंट को कहा, नन अलाइनमेंट के लिए एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि नन अलाइनमेंट एज ए कंसेप्ट बिलोंग टू बैगोन एरिया एंड मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड नेसेसिटेड दैट इंडिया वुड टेक और वुड हैव टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड। इनका कहना था कि नन अलाइनमेंट जो है पुराना हो चुका है, और अभी जो वर्ल्ड में मल्टीपोलरिटी है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पोलर्स है, पावर्स हैं, उसके लिए इंडिया को ज़रूरत है कि वो किसी एक स्टैंड ले, डेफिनेट स्टैंड, मतलब कि वो यूएस के साथ, यूके के साथ, यूएसए के साथ वो एक स्टैंड ले सके। तो ये आज का नेसेसिटी है जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है। तो इसको लेकर के आपका जो बेसिकली आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसमें मैंने रखा है कि नन अलाइनमेंट जो है वो क्या है, ये आपको जानने की जरूरत है। नन अलाइनमेंट जो है आपका, ये एक मूवमेंट जो था बेसिकली कोल्ड वॉर के समय शुरू हुआ था। कोल्ड वॉर के समय में वॉज फॉर्म ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट डिफरेंट कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है that did not seek to formally align themselves with either the United States और दी सोवियत यूनियन, बट सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल। बेसिकली ये जो है कुछ स्टेट जो कंट्रीज थे उस समय, जो नए नए कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री हुए थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट से चुन हट के आए थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया नाम। इसमें क्या था कि जो कोल्ड वॉर के समय क्या था कि दो पोलरिटी हो गया था, एक यूनाइटेड स्टेट्स का खेमा था यूएसए का, दूसरा था सोवियत यूनियन का। तो इससे बचने के लिए कि भाई हम किसी तरफ नहीं हो, हम इंडिपेंडेंट रहे, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया था कि लोग ये इसके जो पार्ट होंगे जो कंट्री, वो ना तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ होंगे, ना ही सोवियत यूनियन की तरफ, बल्कि इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब उनका अपना अपना व्यू होगा, अपना जो इंडिपेंडेंस होगा। ये जो पहले सबसे ये स्टेब्लिश हुआ था आपका बेलग्रेड यूगोस्लाविया में
1961 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। और जिसमें मेन जो कंट्री था, जो फाउंडिंग कंट्री कह सकते हैं, उसमें इंडिया भी था। पहला थे एक थे यूगोस्लाविया था, दूसरे थे अब्डेल ऑफ इजिप्ट, और तीसरे थे इंडिया। ये 3 देश जो है इंपॉर्टेंट थे इसमें, इसको स्टेब्लिश करने में। इसका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, जैसे हमने कहा कि हमारा डिक्लेरेशन में इसको बताया गया था, पर्पस क्या है इसका, टू इंश्योर नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉन अलाइड कंट्रीज। कि जो जो नॉन अलाइड कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट है अपना, वो किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आते, ना तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत उसको दबा सकता है, ना ही सोवियत यूनियन। उनका अपना व्यू है ग्लोबल इश्यूज पर, उनका अपना व्यू है जो वो रख सकते हैं। ड्यूरिंग द इसका सिग्निफिकेंस क्या था भाई नाम का, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरिया नाम प्लेड ए वाइटल रोल इन स्टेबलाइजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड जो था उसको स्टेबलाइज करने में, कि भाई ऐसा नहीं हो कि पूरा दुनिया जो है दो खेमे में बढ़ जाए, उसको रोकने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था नाम मूवमेंट, कि एक तीसरा खेमा भी बना जो कि किसी तरफ नहीं है, ना तो सोवियत की तरफ है ना तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ है। एंड प्रिजर्विंग पीस एंड सिक्योरिटी, इससे क्या हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर में पीस भी आया, लड़ाई नहीं हुआ, और सिक्योरिटी जो है, जो इंडिपेंडेंट नेशन थे, नए नए देश थे, उनको सिक्योरिटी भी मिला। नॉन अलाइनमेंट ऑफ नाम डज नॉट मीन द न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट ऑन ग्लोबल इशू। इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूट्रल है, उनका कोई व्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट है अपना व्यू रखने के लिए, उनका व्यू होगा, मतलब इंडिया का व्यू है किसी भी ग्लोबल इशूज पर, लेकिन वो जरूरत नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स का के साथ हो या सोवियत यूनियन के साथ हो, उनका अपना अलग तीसरा व्यू भी हो सकता है। तो ये बेसिकली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का थीम था। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल एडिटोरियल, कैन ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑफन एंड रिलेटिव। तो ये बेसिकली ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है, अभी जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था कि भाई हर यूनिवर्सिटीज़ को अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करना है सितंबर तक। तो इसमें लेकर के एक आइडिया उभर के आया है कि भाई ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या हम करा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को वहाँ बुलाना एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स पे वो मुश्किल है कोविड को लेकर के। इस पे जो है 2 राइटर्स का एक इंटरव्यू है, रामकृष्ण रामास्वामी और योगेंद्र के अलगा। तो ये अलग जो इनका इंटरव्यू दिया गया है, कि इनका एक व्यू है कि क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये क्या इसका इफ्स एंड बट्स है। तो इनका जो व्यू है यहाँ पे दिया गया इंटरव्यू के माध्यम से, इन्होंने कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो है एक एजुकेशन सिस्टम ही जो है वो अलग होना चाहिए, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। हमें अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन करवा पाना वो सही नहीं होगा। आवर होल एजुकेशनल सिस्टम वर्चुअली गिव्स आंसर्स एंड गाइड बुक्स। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी क्या है कि हम आंसर्स देते हैं, जब पढ़ाते हैं तो हम आंसर्स देते हैं, किसी चीज़ का गाइड बुक दिया जाता है। जबकि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या चाहता है कि थिंकिंग जो है स्टूडेंट डेवलप करे अपने आप, वो किताब से बस जो उनका बेसिक वो लेकर के अपनी थिंकिंग डेवलप करे, और आंसर्स वो क्वेश्चन का आंसर दे, उसको उसका सॉल्यूशन दे। तो ये बेसिकली ओपन बुक सिस्टम का बेसिक है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करने की जरूरत है। दिस अलाउज ए स्टूडेंट टू प्रिपेयर एंड टेक एग्जाम विदाउट रिलाइंग ऑन मेमोरी। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है कि भाई आप जो है याद करके नहीं आते हैं, आप बुक ले आने का आपको इजाज़त है, आप बुक बुक खोल करके उसको देख करके आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल जो का जवाब जो बेसिकली बुक में नहीं होता, उसको आपको सोचना पड़ता है, फॉर्मूला जो है बुक में या थ्योरी जो है बुक में, उसको देख करके आपको अपना जो है उसको सॉल्यूशन देना पड़ता है। इसमें जो है इसके लिए डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग चाहिए, हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ स्मॉल क्लासरूम। तो क्लासरूम जो है छोटा होना चाहिए, ताकि जो है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो ज़्यादा हो सके, ताकि टीचर स्टूडेंट का जो है बेसिकली थिंकिंग को जो है वो बढ़ाया जा सके, उसकी इनोवेशन को लाया जा सके। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ओपन बुक के लिए आपको यूनिवर्सिटी को भी ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, कि वो अपने आप फैसला ले सके कि उनका जो रिसोर्सेज है उसके बेसिस पर कि उन्हें ओपन बुक कराना है कि कैसे कराना है, तो ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। उसके अलावा द इनोवेशन रिक्वायर्ड आर स्मॉल, क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमें ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। इनोवेशन रिक्वायर स्मॉल क्लासरूम, क्लासेज जो है छोटा होना चाहिए, कम स्टूडेंट होने चाहिए। मोर इंटरेक्शन टीचर से स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, ताकि जो है इनकरेज देम टू थिंक, तो स्टूडेंट जो सोच सके, नए आइडिया ला सके। इसी बेसिस पर जो आइडिया अगर स्टूडेंट थिंक करेंगे, तभी वो जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन में अपने सवालों का जवाब दे सकेंगे। आर नेवर
गिवन फॉर, और उसके अलावा ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एडवांस्ड कोर्सेज के लिए दिया जाता है, जहाँ पे कि थिंकिंग एबिलिटी को चेक करना है हमें स्टूडेंट का। बेसिक जो है 10th क्लास के लिए या फिर अब बेसिक जो एजुकेशन है उसके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होता है। यू शुड बी फैमिलियर विद द बुक। ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए आपको फैमिलियर होना पड़ेगा बुक को, सो यू नो इफ यू आर गिवन एन क्वेश्चन वेयर यू आर सपोज टू रिमेंबर द हेसेनबर्ग इक्वेशंस ऑफ मोशन, यू कांट बी सर्चिंग थ्रू द बुक। तो मतलब कि आपको जो है इसके लिए आपको जो है बेसिकली क्या चाहिए कि वेल डिफाइंड टेक्स्ट बुक होना चाहिए। आपका सिलेबस में टेक्स्ट बुक जो है डिफाइन करना आपको होगा ओपन बुक, ताकि जो स्टूडेंट जो है उस किताब से फेमिलियर हो सके, और अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको पता होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पर इसके बेसिक चीज सर्च करना है, जैसे कि इक्वेशन कहाँ पर मिलेगा, थ्योरम कहाँ मिलेगा, उसके बेसिस पर वो सवाल का जवाब दे सके। तो ये बेसिकली एजुकेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए सजेशन दिया गया है इसमें कि भाई क्या जो है सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है। ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर हमें करवाना है तो हमें जो है बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में, अपने एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज। ये बेसिकली जो है इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन को लेकर के बताया गया है कि कल्चरल जो है प्रेजुडिसेज है उसको दूर करने की जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में इसको आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यही है कि भाई जो इंडियन कल्चर और जो साउथ कोरियन कल्चर है वो हम एक दूसरे को ज़्यादा वहाँ के लोग जो है जान नहीं पा रहे हैं, उनका एक अलग व्यू है जिसको कि हमें चेंज करने की जरूरत है। जो परसेप्शन है साउथ कोरिया में इंडिया को लेकर के कि भाई इंडिया जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी पॉवर्टी है, हंगर है, ये जो व्यू है इसको हमें चेंज करने की जरूरत है ताकि जो इंडिया का साउथ कोरिया रिलेशन जो है वो अच्छा हो सके। उसके अलावा इंडियंस का भी जो व्यू है साउथ कोरिया को लेकर वो भी अलग है कि साउथ कोरिया जो है पीपुल ऑफ ईस्ट एशिया नेशन तरह हम उसको देखते हैं, एक अलग हमारा व्यू है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि जो रिलेशन है इंडिया साउथ कोरिया का वो और स्ट्रांग हो सके। तो बेसिकली इस ये जो कल्चर प्रेजुडिसेस है इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी आंसर में इंटरनेशनल रिलेशन के किसी भी आंसर में दो देश का अगर आपको रिलेशन लिखना है, कैसा रिलेशन है या इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन आपको देना है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। कल्चर प्रेजुडिसेस को हमें कम करने की जरूरत है, उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए क्या करने की जरूरत है, जैसे कि इंडिया ने किया है चाइना में इंडिया कल्चरल सेंटर, ये सियोल में जो चाइना साउथ कोरिया का कैपिटल है उसमें बना एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के द्वारा। ये जो क्या था कि पीपल पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ के लोग जो है हमारे बारे में ज़्यादा जान सके, हमारा जो पॉजिटिव है उसको ज़्यादा जान सके। जैसे कि टीचिंग साउथ इंडियन डांसेस टू एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट इन साउथ कोरिया। तो ये क्या करता है आईसीसी कि भाई बेसिकली हम साउथ इंडियन डांसेस को वहाँ पे लोग वहाँ के बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि वो हमारे कल्चर को जान सके। उसके अलावा इंडियन क्यूजिन पे लेसन देना ताकि वो हमारे खान पान को जान सके, देख सके, समझ सके। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने किया है 10 सालों में, और हम इस पे और क्या करने की ज़रूरत है कि भाई हमें इसको वहाँ के कॉमन आदमी के तक ले आने की ज़रूरत है। मतलब अभी जो है वो अर्बन एरियाज में ही लिमिटेड है, उसको हमें और वहाँ के रूरल एरिया में ले आने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के हर लोग जो है उस हमारे कल्चर को समझ सके, उसको अप्रिशिएट कर सके। तो ये चीज़ आप कहीं भी आप इस आंसर को कहीं भी किसी भी आंसर में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है चाइना लॉन्चेज एम्बिशियस मार्स मिशन। ये बेसिकली चाइना ने कल अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था। मार्च 5 कैरियर रॉकेट से साउथ ऑफ चाइना से इन्होंने लॉन्च किया था। इसका नाम है बेसिकली मिशन का तियानवेन-1। इसका मतलब है क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें ऑर्बिटर भी है और रोवर भी है जो कि 7 महीने में बेसिकली मार्स पे पहुंचेगा और वहाँ पे उसको रिसर्च करेगा अपना। इसके साथ ही साथ यहाँ बताया गया यूएस भी जो एक नया मिशन मार्स पे भेजना चाह रहा है, परसेवरेंस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मार्स रोवर एवर। तो ये बेसिकली यूएसए जो है नेक्स्ट वीक में शायद इसको लॉन्च करेगा। इसके पहले चाइना का स्टेप जो है इस तरह से देखा जा रहा है कि यूएस को काउंटर करने के लिए। तो अभी तक जो है इसमें बेसिकली मार्स को लेकर आपको जानने की जरूरत है कि मिशन क्या है। ये बेसिकली इसका नाम जैसे मैंने कहा ताइनैन-1 है, जिसका मतलब है क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ। इसका ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकलैंड कि रेड प्लैनेट जो मार्स जो है उसको रोटेट उसको ऑर्बिट करेगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, लैंड करेगा कि यहाँ पे रोवर है, इसको लैंड करेगा वहाँ पे मार्स के सरफेस पे, और जो डेटा है वहाँ का कि पानी का और एंशिएंट लाइफ का, इसका पर्पस क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे देखना कि अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे है कि नहीं है, और क्या वहाँ पे कभी लाइफ था कि नहीं था।
तो ये बेसिकली इसका पर्पस है इस चाइना का मिशन का। इसके अलावा कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द सॉइल, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर एंड वाटर ऑन द रेड प्लांट। तो ये बेसिकल ऑब्जेक्टिव है, ये हर मिशन का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग करे कि वहाँ पे पानी है कि नहीं है, वहाँ पे पानी कभी था कि नहीं था, पानी का स्रोत है कि नहीं है, स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल कैसा है। तो ये सारा कुछ जो है चाइना का मिशन भी यही इसी के लिए यही पर्पस इसका। इसमें जो आपका जैसे हमने टर्म यूज हुआ है ऑर्बिटर, रोवर, तो इसको हम समझ लेते हैं। ऑर्बिटर बेसिकली क्या होता है, जो कि ऑर्बिट करने के लिए काम आता है, डिजाइन टू ऑर्बिट द सेलेस्टियल बॉडी। मतलब कि मार्स है तो इसको ऑर्बिट जो करेगा तो इससे कहते हैं ऑर्बिटर, विदाउट लैंडिंग ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे, मार्स के सरफेस पे लैंड नहीं करेगा, वो उसको सिर्फ ऑर्बिट करेगा। लैंडर क्या है, बेसिकली जो कवर है, प्रोटेक्टिव सेल है, जो कि रोवर को प्रोटेक्ट करता है, रोवर जो उस पर लैंड करेगा, एंड प्रोटेक्ट अलॉन्ग विद एयर बैग्स फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ इम्पैक्ट। तो मान लीजिए दूसरे प्लेनेट पे फोर्सेज होते हैं कि कोई एस्टेरॉइड उस पर इम्पैक्ट नहीं कर दे, तो उसको बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव सेल जो है रोवर के ऊपर में लगाया जाता है। रोवर क्या है भाई, बेसिकली ये जो है मार्स पे लैंड करेगा और वहाँ पे मूव करेगा उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर में, और जो वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ की जो भूमि है, उसको रिसर्च करेगा उस पर। सरफेस एक्सप्लोरेशन, सरफेस को एक्सप्लोर करेगा कि कैसा सरफेस है, वहाँ पे पानी कभी था कि नहीं था, सॉइल्स कैसे हैं, वहाँ ज्योग्राफी कैसी है, ये सब चीज़ को रोवर जो है उसको एक्सपेरिमेंट करता है और डेटा जो है वापस यहाँ पे अर्थ पे भेजता है। तो मार्स के बारे में हम जान लेते हैं। मार्स बहुत सारा देखा होगा मिशन आता है। तो मार्स जो बेसिकली फोर्थ प्लेनेट है सन के बाद, जो है तीसरा अर्थ है हमारा, चौथा पे मार्स है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में। इसका साइज जो है अप्रोक्स अर्थ का आधा साइज है। इसकी कुछ सिमिलरिटी है अर्थ के साथ, इसीलिए लोग जो है, जो अलग अलग देश जो हैं, वो मार्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या इसका यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। बेसिकली देखा जा रहा है कि लाइफ जो है मार्स से भी हो सकता है। इसको लेकर के बहुत सारे जो देश है वहाँ पे अपना मिशन भेजते हैं जीतने के लिए। तो ये सिमिलर कैसे है अर्थ के, इसका ऑर्बिट अगर हम देखें तो ये भी है 24.6 घंटा लेता है अपना रोटेट करने में, और अर्थ कितना लेता है भाई 23.9, 24 घंटा जो हमारा एक दिन होता है। तो अप्रॉक्स सिमिलर है। मार्स का एक्सिस जो है, टिल्ट जो है आपका एक्सिस, जो टिल्ट है ये आपका ऑर्बिट पे, वो 25 डिग्री का है, और अर्थ का भी जो आपका 23.4 डिग्री है, तो अप्रॉक्स सिमिलर है। अर्थ के जैसे ही मार्स पे भी अलग अलग सीजन्स होते हैं, जब लेकिन वो लॉन्ग लॉन्ग सीजन होते हैं, मतलब पीरियड उनका बहुत लंबा होता है, क्योंकि मार्स का जो ऑर्बिट का टाइम है, जो हमारा 364 डेज एक तरह से है, 360, हमारा 364 डेज अप्रोक्स है, 365 डेज। तो अर्थ का, मार्स का जो ऑर्बिट का टाइम है सन का, वो थोड़ा लंबा है, इसलिए वहाँ पे सीजन्स लंबे होते हैं, लेकिन वहाँ भी सीजन्स होते हैं। उसके अलावा मार्स हैज लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा वोल्केनो जो है मार्स के पास ही है, ओलंपस मोन्स। तो इस तरह से सिमिलरिटीज जो है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर अगर हम देखें मार्स का, तो बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है, पतला एटमॉस्फेयर। जैसे इंडिया का ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है, वहाँ पे बहुत सारे गैसेज प्रेजेंट है। मार्स का एटमॉस्फेयर जो बहुत थिन है, पतला है, बेसिकली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ नाइट्रोजन है और आर्गन गैसेज है। इसीलिए टेम्परेचर जो मार्स पे वो काफ़ी वेरिएबल होता है, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और कम से कम 153 डिग्री, -153 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्योंकि थिन एटमॉस्फेयर है, तो सन का जो हीट है जितनी जल्दी आता भी है उतनी जल्दी निकल भी जाता है। इसी कारण से यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी मैक्सिमम मिनिमम है। उसके अलावा मार्स का 2 मून है, जैसे इन अर्थ का आपका एक मून है, मार्स का 2 मून है सेटेलाइट, फोबोस एंड डेमोस। तो ये दो जो बेसिकली मार्स का मून है। और अगर हम प्रीवियस मिशंस की बात करें जो मार्स पे, और इसके पहले जो मिशंस गए थे जो डिफरेंट कंट्रीज ने भेजे थे, तो सोवियत यूनियन ने सबसे पहले 1971 में अपना मिशन भेजा था, जिसका नाम था मार्स 3। उसके बाद जो है, जो सेकंड कंट्री थी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने मार्स पे लैंड किया था। इसके बाद यूएसए ही जो है जिसने 8 सक्सेसफुल लॉन्च किया है अभी तक में। लास्ट जो था आपका इनसाइट मिशन था 2019 में, और अभी जो नेक्स्ट वीक में लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो, इसने भी अपना स्पेसक्राफ्ट दिया है मार्स को ऑर्बिट करने के लिए। इंडिया ने तो भेजा ही था मंगलयान करके, जो है 2013 में। तो ये सारे जो प्रीवियस मार्स मिशन है जो भेजे गए, अभी जो है चाइना का इसमें जुट गया है, और यूएसए का भी और आगे आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल था आपका और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे जो सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।